BA-SLP कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, कितनी सैलरी मिलती है, इस कोर्स को करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, कोर्स की फ़ीस कितनी लगती है, सारी जानकारी आज के वीडियो में हम देखेंगे BA-SLP कोर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BA-SLP का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये कोर्स आपका टोटल 4 साल का होता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, यानी टोटल आपका 4 साल लगेगा कोर्स करने के लिए। ठीक है, इससे आप डॉक्टर नहीं बनते हो, लेकिन ये भी एक पैरामेडिकल की तरह एक कोर्स है और नीट में अगर आपके काफ़ी कम नंबर हैं तो आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हो। ओके, ये कोर्स ना ही सिर्फ नीट एग्ज़ाम के थ्रू बल्कि इसके लिए कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको आप दे करके आप BA-SLP कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और BA-SLP की एक और ख़ास बात है कि इसमें डायरेक्ट मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है। आज भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। मैं एग्जांपल दे करके बताऊंगी कॉलेज सहित। मैं आपको बेस्ट कॉलेजेस भी बताऊंगी, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं BA-SLP के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि BA-SLP कोर्स में करते क्या है। BA-SLP कोर्स से एक तरह के मेडिकल ऑफिसर बनते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें बोलने में दिक्कत या सुनने में दिक्कत होती है। बोलने और सुनने में जिन्हें दिक्कत होती है उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर का काम करते हैं, डॉक्टर नहीं कह सकते आप उसे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उन्हें BA-SLP वाले मेडिकल ऑफिसर्स या फिर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को करने के बाद ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हो। इनका काम क्या है, जैसे मान लो कई सारे आजकल प्री मैच्योर बर्थ बहुत कॉमन है। प्री मैच्योर बर्थ का मतलब कि समय से पहले बच्चों की डिलीवरी हो जा रही है, समय से पहले बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ मदर को या बच्चे को प्रॉब्लम आ जा रही है जिससे पूरे 9 महीने कंप्लीट नहीं हो पा रहे और बच्चे का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसे बोलने में और सुनने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये चीज़ें ना प्रेगनेंसी के एकदम लास्ट में डेवलप होती हैं। तो अगर प्री मैच्योर बर्थ हुआ है तो बोलने और सुनने में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। प्लस जो आजकल बुज़ुर्ग लोग हो गए हैं उन्हें बहुत जल्दी बोलने और सुनने में प्रॉब्लम आती है, खासकर सुनने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कान धीरे धीरे ख़राब होते जाते हैं, तो उसके लिए हियरिंग एड वो लोग लगाते हैं। जो लोग सुन नहीं पाते, अलग से हियरिंग एड आता है, एक मशीन आती है जो कान के ऊपर लगाते हैं ताकि सुनने में उनको हेल्प करे। तो ऐसी इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो जहाँ ये हियरिंग एड वगैरह बनाया जा रहा है, और ऐसे लोगों को आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपना क्लिनिक ओपन करके ऐसे लोगों का उपचार भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो BA-SLP का ये सारा जॉब रोल होता है। पहली बात तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्हें बोलने सुनने में दिक्कत है, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो। ठीक है, या एजड पर्सन हो, उन सब के लिए आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो जहाँ पे हियरिंग एड बनाए जाते हैं, स्पीचिंग एड बनाए जाते हैं। ओके, बोलने के लिए कोई वैसा एड नहीं आता, लेकिन ट्रांसलेटर एड्स ज़रूर आते हैं। आप इसके बाद PhD भी कर सकते हो और लेक्चरर का काम कर सकते हो। आप किसी ऐसे स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो जहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चे हों, यानी कि जहाँ पे दिव्यांग बच्चे हों जिन्हें बोलने और सुनने में प्रॉब्लम हो। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, वहाँ पे आमिर खान जिस स्कूल में पढ़ाता है वो स्कूल स्पेशली एबल्ड बच्चों का होता है। तो वहाँ पे ऐसे टीचर्स की काफ़ी ज़रूरत होती है जो BA-SLP कोर्स किए हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, जितनी भी पॉपुलर सिटीज़ हैं, उन सब में कोई ना कोई ऐसा कॉलेज ज़रूर होता है जहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाया जाता है और वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपने BA-SLP कर रखा है तो वहाँ आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। ओके, और इसका गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है, प्राइवेट जॉब भी मिलता है, NGO वगैरह में भी जॉब मिलता है। NGO में भी इसके काफ़ी सारी जॉब निकलती हैं। नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो NGO होती हैं, जो लोगों की हेल्प करती हैं, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब BA-SLP के बारे में और डिटेल बात कर लेते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम कौन सा होता है। तो देखो, इसमें एडमिशन जो है ना वो कई तरह से होता है। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो कुछ कॉलेज नीट के स्कोर को भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कॉलेज डायरेक्ट मेरिट बेस भी एडमिशन लेते हैं। आपके 10th और 12th में जो परसेंटेज आया है ना उसके बेस पे भी एडमिशन होता है, उसके बेस पे भी कट ऑफ बनती है। ठीक है, कि कम से कम 50% आपका होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मेरिट बेस वाले में, वरना नहीं कर सकते।
और कट ऑफ की बात करूँ तो 70-80% तक जाती है कि अगर आपने 12th में 80% से ऊपर लाया है तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए आप कॉलेज वाइज भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलते हैं, वो भी आप दे सकते हो। जैसे मैं अलग अलग कॉलेज के नाम अभी बताऊंगी, तो उनके अपने खुद के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसे दे करके आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, आप CUET के एग्ज़ाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने CUET एग्ज़ाम में BSLP कोर्स चूज़ किया है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, दोनों बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, तो दोनों बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आप अपने स्टेट का भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम दे सकते हो, और सबसे बेस्ट एग्ज़ाम बताऊं इसके लिए, सबसे बेस्ट है एम्स PAAR का एग्ज़ाम। इससे आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन मिलता है। एम्स दिल्ली से जब आप कोई भी कोर्स करते हो ना, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, तो वो ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है और आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर BSLP करना है तो ट्राई करो कि एम्स दिल्ली से कर पाओ या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करो। स्टेट वाइज भी इसके लिए एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि CPET UP का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू BSLP कोर्स में एडमिशन मिलता है। CPET के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दी है, आप जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं BSLP कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें आपका PCM या PCB होना चाहिए और मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। 17 साल से कम हो तो इस कोर्स को आप करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितने भी हो आप कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस में 25 साल की लिमिट है कि मैक्सिमम 25 ही होना चाहिए, तो उनको छोड़ करके बाकी मैक्सिमम कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अपर एज से ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। ठीक है, अगली बार बात कर लेते हैं कि जो भी इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है, किसी में सिर्फ 12th का पूछा जाता है, किसी में सिर्फ 11th का पूछा जाता है, और किसी किसी एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत GK आपसे पूछ लिया जाता है। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, तो इसमें अगर आप मैथ से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके बेस्ट कॉलेजेस की। सबसे अच्छा अगर कोई कॉलेज है तो वो है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग एंड हैंडीकैप्ड। ये जो इंस्टीट्यूट है ये ना सिर्फ हियरिंग और ऑडियोलॉजी से रिलेटेड है, सारे हैंडीकैप बच्चों से रिलेटेड है। और ये कोर्स जब आप करते हो तो आपको मैक्सिमम चांस मिलते हैं कि आप कहीं भी काम कर सकते हो स्पेशली एबल्ड कॉलेजेस में। कहीं भी किसी तरह के भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ना सिर्फ सुनने और बोलने से रिलेटेड, किसी भी पार्ट से वो स्पेशली एबल्ड हैं यानी दिव्यांग हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो इसके टोटल 4 ब्रांचेस हैं, 4 जगह इसके कॉलेजेस हैं, इसी नाम से हैं। इसको शॉर्ट में AYJNIHH कहते हैं हम लोग। और इसके 4 जगह कॉलेज है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सिकंदराबाद। ये 4 जगह इसके कॉलेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका जो सेकेंड बेस्ट कॉलेज है वो है AIISH यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग साइंसेस, मसूर। ओके, मसूरी में है ये। उसके बाद है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर। इसमें आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, यानी कि 12th के परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होता है। और इसकी 50% सीट अपने ही स्टेट के बच्चों के लिए यानी कि छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, और बाकी के 50% में ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, UP, उत्तर प्रदेश में ये है। और इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये मैं जो भी यूनिवर्सिटीज़ बता रही हूँ जो अपना खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसके फॉर्म इसी समय निकलने वाले हैं। मई जून में इसके फॉर्म निकलते हैं, अप्रैल मई जून के बीच में इन सब के फॉर्म निकलते हैं। अभी फ़िलहाल नोटिस नहीं है, वरना मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। पर आप एक्टिव रहना, अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन सब की वेबसाइट पे आप एक्टिव रहना। ये बेस्ट कॉलेजेस हैं। एम्स का पार का एप्लीकेशन फॉर्म ओवर होने वाला है, कल लास्ट डेट है। तो अगर आपको एम्स से BSLP करना है तो आप उसको भर देना। और CPET के मैं बात बता देती हूँ। UP के बच्चों जो CPET के एग्ज़ाम के थ्रू BSLP में एडमिशन चाहते हैं, वो UP के बच्चे CPET एग्ज़ाम का फॉर्म आपका मई में आएगा। अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मई में 15 मई से पहले आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप UP के बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। और स्टेट के बच्चे अपने स्टेट का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देखें, वहाँ पे भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है,
सैलरी की अगर मैं बात करूँ, इसकी सैलरी कितनी होती है, तो एवरेज सैलरी इसकी कम से कम 20,000 मिनिमम सैलरी होती है और मैक्सिमम सैलरी इसकी 1 लाख तक जा सकती है, लेकिन इससे अबव थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, 1 लाख आपकी मैक्सिमम सैलरी होती है। और एवरेज की बात करूँ, ज़्यादातर लोगों की सैलरी इस कोर्स को करने के बाद लगभग 50,000 के लगभग होती है। कोई भी आपको BSLP वाला बंदा मिलेगा जिसने अच्छे तरह से BSLP का कोर्स किया है, उसकी 50,000 से कम सैलरी आपको शायद ही देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट, अगर आप खुद का अपना क्लिनिक खोल लेते हो और ऐसी जगह खोल लेते हो जहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चे ज़्यादा है, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा तरह के दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी इंक्रीज़ भी हो सकती है, क्योंकि आपको हेल्प करने का काफ़ी मौका भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो काउंसलिंग यही है कि आप अगर नीट का एग्ज़ाम दिए हो तो भी आपको कॉलेज वाइज ही जा कर के काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो उस कॉलेज के अलग से काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। और आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो भी यही फंडा है कि आपको अलग से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। कोई एक ऐसा पोर्टल नहीं है जिसके थ्रू आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कॉलेज वाइज ही काउंसलिंग होती है। ठीक है, और फ़ीस की बात कर लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम 20,000 आपकी फ़ीस लगती है। और एम्स की अगर मैं बात करूँ तो एम्स में आपका 10,000 में चारों साल भी आप निपटा सकते हो, 10 से 12,000 में चारों साल का भी हो जाता है आपका। ठीक है, तो एम्स की फ़ीस थोड़ी कम रहती है। और बाकी कॉलेजेस में मिनिमम 20,000 पर ईयर तक की फ़ीस आपको देखने को मिल सकती है। ओके, 20,000 मैं एवरेज बता रही हूँ, थोड़ा अप थोड़ा डाउन होता रहता है। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप BSLP कर रहे हो तो आपकी फ़ीस 80,000 से 1 लाख 1 साल की हो सकती है। ओके, टोटल 4 साल का कोर्स है, तो आप देख लेना। क्लियर, ये सारी बातें हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। मैं और अनूप सर हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए और आपके रिक्वेस्ट पे वीडियोस बनाने के लिए एक्टिव रहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।